नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड दूरदर्शन के आज के इस खास कार्यक्रम अनुभव में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो इस राज्य की प्रथम विद्यालय महिला निदेशक, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तक, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 1975 में इस सर्विस को ज्वाइन किया और उत्तराखंड में बनने के बाद वे पहली महिला थी जिन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। एक पुष्पा मानस के रूप में एक ऐसी विदुषी महिला, एक विचारक, एक मेंटोर और युवाओं के लिए एक मार्गदर्शी नेतृत्व के रूप में उन्होंने जो कुछ कार्य किया, आज हम उस पर उनसे चर्चा करना चाहेंगे। तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, मैं सबसे पहले आज की चर्चा शुरू करूंगा क्योंकि मैंने जो आपका सीवी पढ़ा उसमें आपका विभिन्न क्षेत्रों में जो किस्म का योगदान रहा, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका परिवेश कैसा रहा, उसके बारे में कुछ जानकारी। मेरा जन्म ग्राम बंगथल, ब्लॉक पोखरी, जिला चमोली गढ़वाल में हुआ था। जी जी। और मेरे पिताजी स्पेशल पुलिस फोर्स 9वीं बटालियन में मुरादाबाद में कार्यरत थे। जी। इसलिए मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी जी। बटालियन का एक प्राइमरी स्कूल था जी। उसमें हुई। और उससे पहले मैं स्कूली शिक्षा से पहले मैं गांव में थी। जी। और माँ की बीमारी के कारण माँ के साथ ही मुझे इलाज के लिए यहाँ मुरादाबाद आना पड़ा। जी। वहाँ प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 मेरा एडमिशन कक्षा 1 में नवंबर या दिसंबर में हुआ था। जी। और मई में मैंने कक्षा 1 पास की। क्योंकि मेरे साथ के बच्चियां जो थी वो काफ़ी मेरे से आगे कक्षाओं में थी। तो इसलिए मैंने 2 और 3 कक्षा एक ही साल में करी। उसके बाद कक्षा 4 करी और 4 के बाद मैंने एक टेस्ट दिया। उस समय ऐसा होता था, प्रोविजन था शिक्षा में। तो 4 के बाद मेरा एडमिशन परीक्षा, वो टेस्ट देने के बाद कक्षा 6 में हो गया। और 6 से फिर मैं आगे लगातार पढ़ती रही। पढ़ने में मैं ठीक थी और हर कक्षा में पास होती रही। कक्षा 11 में तो मैंने कक्षा में प्रथम श्रेणी, अपनी कक्षा में टॉप भी किया था। और इस तरह से उसके इंटरमीडिएट के बाद इंटरमीडिएट मैंने बलदेव आर्य कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद से और बीए मैंने दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद से किया। उसके बाद बटालियन में ही हमारे कुछ यंग ऑफिसर्स की अचानक डेथ हो गई थी। किसी का पैर फिसला बॉर्डर एरिया में, किसी का कुछ हुआ। तो मेरे फादर को शायद भय हो गया होगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बाध्य होके, मैं तो एमए करना चाहती पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन उन्होंने बाध्य होके मुझे वहाँ से, उस समय वो नागालैंड में पोस्टेड थे, सीआरपीएफ में डेपुटेशन पे, उनका टेलीग्राम आया कि नहीं मैं बीएड ज्वाइन करूँ। तो मुझे बाध्य होके बीएड ज्वाइन करना पड़ा और मैंने बीएड भी दयानंद डिग्री कॉलेज से किया। और बीएड के साथ साथ मैं एनसीसी कैडेट भी रही। अब एनसीसी में 1/6 बटालियन थी मुरादाबाद में हमारे कॉलेज में। उसमें मैंने 3-4 साल से भी अधिक एनसीसी रही और मैं लेंस कारपोरल थी। और मुझे बहुत काफ़ी मैंने उसके कैंप भी अटेंड किए, पूरे 10 दिन वाले, 1 माह वाले समर कैंप। एक कैंप तो रानीखेत में हुआ था। और उसके बाद G1 और G2 2 परीक्षाएं होती थी, वो दोनों भी मैंने पास कर ली। यदि उस समय महिलाओं के लिए आर्मी में जाने का कोई प्रोविजन होता है जैसे अब है, तो मैं शायद आप एनसीसी में जाती। आर्मी में चली जाती, क्योंकि मेरा घर का बैकग्राउंड, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, तो मेरा इस तरह से था। पर उस समय मैंने कभी भी जॉब के बारे में नहीं सोचा। वो तो अचानक 69 में मेरे पिताजी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो सारा परिदृश्य ही हमारे घर का बदल गया। और उसके बाद हम लोग मुरादाबाद से शिफ्ट होकर, उससे पहले हम बरेली वगैरह में भी रहते, शहर में भी रहते थे, वहाँ अध्ययन कर निवास किया हमने। तो मैडम, ये जानना चाहूँगा कि ये तो किस तरीके से उच्च शिक्षा के बाद
क्योंकि मैं देख रहा था आपने दिल्ली से एक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा भी किया। हाँ, डीपा किया हुआ है। डीपा किया हुआ है आपने दो विषयों में, डिप्लोमा इन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये पीएस में जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा महत्वपूर्ण पीसीएस संवर्ग की परीक्षा थी, कैसे आना हुआ इसमें ये जानना? नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि अचानक फादर की डेथ हो गई और फिर बड़े भाई साहब हमारे गार्जियन हो गए, वो भी आईटीबीपी में इंस्पेक्टर थे, तो नेचुरली उनका हम पे दबाव था कि हम कॉम्पिटिशन्स दें और परीक्षा पास करें, और जॉब के अलावा हमारे पास कोई उस समय ऑप्शन नहीं था। परिणाम स्वरूप हमने थोड़ी सी, पहले से तो ऐसी कोई तैयारी थी नहीं आज की तरह, पर हाँ हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता था और कंपटीशन मास्टर्स वगैरह आते थे और बहुत सारी किताबें अन्य आती थी। मेरे बड़े भाई साहब पढ़ाई के बहुत ही शौकीन थे, वो बीए में उनके पास हिस्ट्री थी, तो उस समय हमारे यहाँ मुसोलिनी और हिटलर की, नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनियाँ थे, आप विश्वास नहीं करेंगे। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम उन्हें उनके मेज से निकाल के पढ़ लिया करते थे और बहुत ही आनंद आता था। तो इस तरह से हमारा ज्ञान अच्छा था। और फिर हमने, मुझे बीएड के बाद मैंने एलटी लोक सेवा आयोग से एलटी के लिए अप्लाई किया, उसमें मैं क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन द्वाराहाट में पोस्टिंग होनी थी तो बड़े भाषा ने मना कर दिया, उतनी दूर कहाँ जाओगी। उसके बाद फिर मैंने लेक्चरर के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित हुई और चांस के बाद ज्वालापुर में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो बड़े भाषा की अनुमति हो गई कि मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लूँ। उन्हीं वर्षों में मैंने पीसीएस की परीक्षा दी थी 1975 में, तो वो एक साल बाद रिजल्ट आता है, 1976 में रिजल्ट आया, तो मैं पीसीएस अलाइड बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर मेरा चयन हो गया। परिणाम स्वरूप मैं, उससे पहले मेरा चयन एग्जीक्यूटिव अफसर जिला परिषद रामपुर में हुआ था, तो मैं रामपुर मैंने जॉब की, उसके बाद मेरा चयन यहाँ पे हो गया, तो मैंने फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद के लिए ट्रेनिंग हो रही थी पूरे साल भर की। क्योंकि मैं बीएड थी तो मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई और उसमें विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों को एकदम एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराई गई। यानी सचिवालय की ट्रेनिंग थी, उसमें बीएससी ऑफिस की थी, डीआईएस की थी, यूपी के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट थे, चाहे वो हिंदी संस्थान था, इंग्लिश संस्थान था, सीपीआई थी, सब में हमारी ट्रेनिंग हुई एक हफ्ते की। यहाँ तक कि यूपी सचिवालय में भी हुई और यूपी का जो 18 पार्क रोड में डायरेक्टरेट था कैंप ऑफिस, वहाँ पे भी एक हफ्ते की ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग के बाद हम लोगों की पोस्टिंग, मेरी पहली पोस्टिंग जो है सह जिला विद्यालय निरीक्षक पिथौरागढ़ के पद पे हुई। और वहाँ पे चूँकि मेरा चयन जैन कैडर में हुआ था, उस समय तक एजुकेशन में 2 विंग थे, महिला और पुरुष, तो मेरा पुरुष कैडर में हुआ था। तो पूरे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में मैं अकेली एक वो थी, अधिकारी थी, और बाकी सब लोग पुरुष ही थे, पर सबका बहुत सपोर्ट रहा। और मेरे अपने घर का वातावरण ऐसा था, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो थी, समानता और स्वतंत्रता थी, और कभी ऐसा दबाव नहीं रहा कि मैं लड़की हूँ तो वो करें। तो उसका मुझे बहुत इस पे फ़ायदा हुआ। एनसीसी के ट्रेनिंग का भी मुझे बहुत लाभ हुआ। तो इसके साथ साथ मैं स्काउट गाइड में थी, तो उसका भी लाभ हुआ। पिथौरागढ़ के बाद सफ़र कहाँ किस तरह से? पिथौरागढ़ के बाद 6 महीने बाद ही हमारी पोस्टिंग फिर पौड़ी हो गई बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर, और वहाँ पे मैं पौड़ी में 3.5-4 साल बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर रही। फिर प्रमोशन भी, चूँकि मेरा विवाह पौड़ी में हो गया था, तो एजुकेशन डायरेक्टरेट और उसके निदेशक विद्यालय शिक्षा बहुत मेरे पे, मतलब उनकी कृपा रही कि उन्होंने मेरी पोस्टिंग जिला विद्यालय निरीक्षक पौड़ी के रूप में कर दी। तो पौड़ी का मुझे, उससे पहले मैंने कभी पौड़ी ना देखा था, ना कभी आई थी, तो उसका मुझे बहुत दूर दराज के सारे इलाके में घूमने का नहीं, मतलब विद्यालयों का निरीक्षण करने के कारण खूब देखने का मौका मिला, जानने पहचानने का मौका मिला। यहाँ तक कि वहाँ उसमें थैलीसैंड में एक वो है बिनसर देवता हैं, उनका भी मुझे दर्शन करने का भी मौका मिला। और वहाँ पे एक विद्यालय था बिनसर के पास में, उसमें एक ही परिवार के 9 बच्चे पढ़ते थे। और आप सोचिए वो बच्चे उस समय थैलीसैंड से
जब टाट पट्टी ये कुर्सियां आती थी अपने कंधों में लाद के अपने स्कूल ले जाते थे। हाँ, वो तो करीब 20 किलोमीटर का सफर हाँ, था। 20 किलोमीटर का सफर था, बहुत। लेकिन मतलब मैं ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक दूरदर्शन के कि एक पुरुष संवर्ग में एक महिला का जाना और महिला के नाते कितना चुनौतीपूर्ण था काम आपके लिए? वैसे चुनौतीपूर्ण था क्योंकि आप अपनी कोई भी समस्या व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत, सरकारी भी ज्यादा शेयर नहीं कर सकते थे। और नाप तोल के आपको बात करनी होती थी। आप जरा भी थोड़ा सा भी आप खुले या आपने बात करी तो वो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी इसका अंदाज़ा एक छोटी सी बात करने पे ही मुझे हो गया था। तो उससे मुझे ये सबक मिला कि अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हों, कोई भी बात हो, किसी से नहीं करनी है। तो बस बिल्कुल अपना रूटीन था कि आओ, काम करो और निरीक्षण में जाओ, जो भी करना है। तो वहाँ ऑफिस भी अच्छा था, सब लोग अच्छे थे। मैंने तो कहती हूँ कि मैंने वहाँ के क्लैरिकल स्टाफ से, वहाँ के निरीक्षक वर्ग से काफ़ी सीखा, क्योंकि यद्यपि हमें प्रशिक्षण दिया गया था पर जो व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है वो कार्य करके ही हमें प्राप्त होता है। मैं एक जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि तो बड़ी लंबी यात्रा है। हाँ। हम थोड़ा बहुत कम उस पर बातचीत करें तो हाँ। ज़्यादा सवाल आपसे बातचीत हो पाएगी। हाँ। एक आपकी दौरान एक स्कीम शुरू हो गई थी शायद कि एक आदर्श विद्यालयों को, अटल वाले विद्यालय भी, शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से। नहीं, अटल और आदर्श तो अब हुए। ये जब आपकी नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उससे ये प्रारंभ हुए। जी। तो किस तरह का यहाँ का, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में भी रहे और यहाँ पे भी रही, तो किस तरह का एक चुनौती इस पाठ्यक्रम या उस व्यवस्था को बनाने में, क्योंकि टीचर्स तो हमारे पास रिक्रूटमेंट का तो एक ही बोर्ड था, उसके बाद इसमें किस तरह का आपने परिवर्तन देखा या आपका इनोवेटिव जो प्रयास था, अभिनव, वो किस तरह के रहे, उसके बारे में जानना चाहेंगे हमारे। नहीं, उस समय ही देखिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग इतनी अधिक तत्परता से या शीघ्रता से टीचर्स की नियुक्ति नहीं कर पाता था, तो अंशकालिक टीचर्स की व्यवस्था हुई। एडहॉक टीचर्स उससे पहले लग रहे थे, लेकिन बाद में शासन को भी और विभाग को भी ऐसा महसूस हुआ कि एडहॉक और ये जो अंशकालिक है, इससे फिर एक एसोसिएशन बन जा रहे हैं, उससे फिर धरने घेराव हो रहे हैं और वो अच्छी व्यवस्था नहीं है, और ये लगातार लंबे अरसे तक ये चलता रहा। तो उसको वो करने के लिए बाद में उन्होंने न केवल इसके बोर्ड 2 करे उत्तर प्रदेश में, बल्कि माध्यमिक शिक्षा का एक अलग बोर्ड किया, और उससे ग्रांट इन एड के जितने भी टीचर्स थे, विद्यालय थे, उनके टीचर्स की नियुक्ति, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, प्रवक्ता हो या LT ग्रेड, CT ग्रेड, उन सब की नियुक्ति उस आयोग के माध्यम से। एक मैडम, जब आप यहाँ उत्तराखंड में आ गई तो मैं देख रहा था कि 2 बड़े प्रोजेक्ट हुए, एक तो सर्व शिक्षा अभियान और एक NCERT। ये दोनों ही इस राज्य के लिए क्या इनका उद्देश्य था, और कहाँ तक हम इस विद्यालय शिक्षा के माध्यम से इस प्रोग्रामों को हम जनता के बीच लोकप्रिय बना सकें, उसमें किस तरह की कार्य योजना आपकी थी? पहले जो है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। वो उत्तराखंड के 2 मंडलों में, नैनीताल और पौड़ी में संचालित किया गया, और बहुत सारे कार्यक्रम उसमें आयोजित किए गए। चांस की बात, उस समय मैं पौड़ी के डाइट में प्राचार्य थी, और ये जितनी भी शिक्षक संबंधी गतिविधियां होती हैं, शिक्षण हो, पुस्तकों का चयन, रचना हो, और भी नई विधाएं हैं शिक्षण की, उन सब का कार्यक्रम जो है निर्माण, निर्धारण, वो सब डाइट में होता था। इसका सिलेबस से, पाठ्यक्रम से भी कई वास्ता था। वो जो प्राइमरी एजुकेशन थी, वो बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, वो उसकी धारण की शक्ति बढ़े, उसमें तर्क शक्ति हो, इस तरह के विकास के लिए ये काम कर रही थी। इसके साथ साथ उसमें जो अन्य सुविधाएं नहीं थी विद्यालयों में, भौतिक सुविधाएं वो देना, बिल्डिंग उसमें भी आती थी, पानी की व्यवस्था, शौचालय ये उसमें थी, पर वो केवल 2 ही जनपदों में थी। उसके बाद जब ये खत्म हुआ तो सर्व शिक्षा अभियान, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए था, वो पूरे राज्य में सब जनपदों में लागू कर दिया गया। और इस सर्व शिक्षा अभियान से, क्योंकि ये पूरी अनुदान भारत सरकार की ओर से आता था, और इसमें टीचर्स का प्रशिक्षण के लिए अहम भूमिका
SCRT जो है वो उसके मॉड्यूल बनाते थे, पुस्तकों का निर्माण करते थे, और वो उन मॉडलों जो प्रशिक्षण का मॉड्यूल है उसका क्रियान्वयन डाइट्स में होता था, डाइट के माध्यम से। तो वहाँ पे भी वहाँ के अध्यापकों को भी जो प्रवक्ता श्रेणी के ज़्यादातर थे उन सबका जो उसमें क्लास 2 अफसर से उन सबको प्रशिक्षण दिया जाता था। कभी वो प्रशिक्षण NCERT में होता था, कभी न्यूपा में भी होता था, और इसके साथ साथ SCRT में होता था। ये एक पूरी विकास यात्रा का आपने कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा और अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे कि जो पाठ्यक्रम निर्धारण था, हम देखते थे कि पहले के पाठ्यक्रमों में हम स्थानीय अपना कृषि, अपना वानिकी, अपना भूगोल, और जब ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए तो हमने देखा कि कई बार ये पाठ्यक्रम बदल गए। तो क्या वास्तव में इन पाठ्यक्रमों के बदलने से हम बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग या उनके चरित्र निर्माण में कहाँ तक हमारा ये नए पाठ्यक्रम या सर्व शिक्षा अभियान कब तक अपनी भूमिका को निभाने में सफल रहा, इसके बारे में बहुत संक्षेप टिप्पणी चाहूँगा आपसे। देखिए, मैं डाइट में पौड़ी में थी तो हमने वहाँ गढ़वाली शिक्षा की, गढ़वाली भाषा में किताबें लिखवाई थी, और वो बहुत ही सफल रही थी, और उसका प्रयोग अभी प्रारंभ ही हुआ था कि तब तक मेरा वहाँ से पदोन्नति होने के कारण मैं ज्वाइंट डायरेक्टर संयुक्त शिक्षा निदेशक अर्थ शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद चली गई, और उसके बाद वो नहीं कह सकते। लेकिन जो प्रशिक्षण होता था वहाँ पे उसमें देखिए वृक्षारोपण पे पूरा ध्यान दिया जाता था, तो यही बातें बच्चों को विद्यालयों में भी बताई गई, टीचर्स के माध्यम से वृक्षारोपण करवाया गया। इसके साथ ही साथ बच्चों को कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर तब तक नहीं आया था पर आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़े, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे में जो रचनाएं हैं, लेखन की प्रतिभा, वो कविता भी कर सकते थे, गद्य भी कर सकते थे, पद्य भी, उनकी रचनाएं करने के लिए भी शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ाई गई, सर्वांगीण विकास के लिए मैं बहुत ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ स्काउट गाइड का भी काफी प्रचार प्रसार किया गया। मैडम, मैं स्काउट गाइड पे आना चाह रहा हूँ, तो मैं आपका उसमें देख रहा था कि आप स्टेट कमिश्नर भी रहे, और आपके कार्यकाल में एक दक्षिण एशियाई नंबूरी जिसमें स्काउट का हरिद्वार में वो संघ, किस इतना बड़ा आयोजन पहली बार वो आपके ही कार्यकाल में हुआ, किस तरह का काम था उसके बारे में हमारे दर्शकों से कुछ अपने विचार साझा करेंगे। देखिए, मैं जब हमने भी यहाँ पे स्काउट संस्था का वही रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद उसके नियमावली बनाई पूरी, और कौन कितने पदाधिकारी होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, कार्यकाल कैसा होगा, ये सब व्यवस्थाएं करने के बाद सबसे पहले कमिश्नर गाइड के पद पर मैंने काम किया। उसके बाद दूसरे चुनाव में मुझे प्रादेशिक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तराखंड में मेरा चयन हो गया। वो मैं 2008 तक रही, 4 से लेकर 8 तक, और 2005 में ही हमारे यहाँ एक जम्बूरी का आयोजन हुआ। जम्बूरी कहलाता है कि उसमें सारे भारतवर्ष के जितने भी प्रदेश हैं उसके स्काउट्स, गाइड, रेंजर्स, रोवर्स, एलडी जो सिटीजन्स होते हैं। इसको जम्बूरी नाम कैसे दिया? जम्बूरी नाम कैसे दिया इसको? जम्बूरी एक तरह का कैंप होता है। कैंप है, हाँ, अच्छा, जी, विशाल कैंप, जी जी, और जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। उसमें आप सोचिए कि जितना चाहे वो हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, बहुत सारी अन्य प्रतियोगिताएं हैं, वो तो बहुत बड़ा, चूंकि पहली बार वो जम्बूरी जो है उत्तराखंड को तो पहली बार अवसर मिला था कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड के बच्चों का इस तरह काम करे। तो उसमें आपकी भूमिका क्या थी और किस तरह का आयोजन था? ये बहुत संक्षिप्त में बताइएगा। मैं उसमें कोऑर्डिनेटर थी, चीफ कोऑर्डिनेटर थी, और उसके कारण हमें सारी व्यवस्थाएं देखनी थी। इसमें आपको विश्वास नहीं होगा, 25,000 स्काउट्स, गाइड्स, रेंजर्स, रोवर्स, उनके मास्टर्स सब ने भाग लिया था, और पूरी ऑल इंडिया के यूटीज के सब जितने भी रजिस्ट्रेशन था सब आए थे। इसके साथ साथ रेलवे का अपना स्काउट का एक वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी
स्काउट्स गाइड्स ने इसमें भाग लिया था। तो इसके साथ सार्क कंट्रीज के भी 3 देश आए थे। 3 देश थे दक्षिण एशिया थे। बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान, इसके भी 3 कंट्रीज के लोग और उनकी कैडेट्स। मुझे ऐसा लगता है कि इसी कैंप की सफलता के बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर भी और गर्ल्स नहीं, मुझे कमिश्नर 2005 में बना दिया था। कैंप तो बाद में हुआ लेकिन जो आपकी यात्राएं रही, जो सेमिनार्स रहे जॉर्डन में, मलेशिया में, वो क्या उस तरह का, और उसके बाद आपको राष्ट्रपति के हाथों एक पुरस्कार, सिल्वर मेडल मिलना, बहुत संक्षिप्त में उसकी कुछ जानकारी। जम्बूरी जो है 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक नीलधारा वो तो यहाँ पे हुई थी। उसका इनॉग्रेशन हमारे तत्कालीन जो महामहिम राष्ट्रपति जी से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। उन्होंने भी इसे बहुत ही अप्रिशिएट किया और वास्तव में बहुत ही अच्छा था। और जो हमारे अध्यक्ष थे उस समय रामेश्वर ठाकुर, जो कि गवर्नर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव की एक कार्यकारिणी की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक भी जम्बूरी में ही आयोजित हुई। तो उसमें भी उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि इससे अच्छी जम्बूरी आज तक हमने नहीं देखी। उसके बाद ही वो विदेश यात्राएं आपकी जो हुई? नहीं, उससे पहले ही मेरी एक विदेश यात्रा हो गई थी। क्या था वो? मुझे ऑब्जर्वर बना के वहाँ लंदन भेजा गया था। तो वहाँ पे 3 दिन की बैठक थी और उसमें हमने भाग लिया और बहुत ही अच्छी बैठक थी। उससे मेरे को ये पता चला कि अन्य देशों में स्काउट्स एंड गाइड्स में कितना काम कर रहे हैं और लोग कितनी तत्परता से आप इसके विकास में लगे हैं। क्योंकि स्काउट के लिए कहा जाता है वंस ए स्काउट ऑलवेज स्काउट। मैम, ये तो इस तरह की यात्राएं थी। अब फिर थोड़ा सा आपके उस में आते हैं कि आप 2010 के बाद भी आप राज्य में शिक्षा सलाहकार रही सरकार। जी। तब सरकार ने किस तरह की काम या किस तरह की सेवाएं आपके राज्य में रही? 31 अगस्त को मैं रिटायर हुई थी 2010 में और 1 सितंबर से मैं राज्य सलाहकार विद्यालय शिक्षा बन गई। वहाँ पे उन्होंने एक तो मुझे राज्य की ओर से जो राष्ट्रीय स्तर की बैठकें होती थी, चाहे वो उनकी कार्यकारिणी की हो, कोई वर्कशॉप हो, कोई रीजनल लेवल्स की बैठकें हों, उन सब में भाग लेती थी मैं। और उसमें स्टेट की ओर से हम अपने कार्यक्रमों को, अपनी प्रगति को, अपनी समस्याओं को वहाँ पे प्रेजेंट करते थे। आपने क्योंकि सामाजिक सेवा में भी कई काम कर रही हैं आप, ये क्या रिटायरमेंट के बाद अपन पेंशन और जन सहयोग से जो काम कर रही हैं आप बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जून 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ की, उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो उसके क्रम में जो मैं उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद में एक संस्था है जिसके पदेन अध्यक्ष राज्यपाल जी हैं और उसका भी एक कार्यकाल है, उसका मैं तत्कालीन महासचिव थी उस समय। तो मैंने अपने सदस्यों से भी अनुरोध किया कि वो डोनेट करें। यद्यपि कई सदस्यों ने तो मुख्यमंत्री कोष में ऑलरेडी डोनेशन दे दिया था, तो उन्होंने फिर हमें भी दिया। और मैंने हमारी जो दिल्ली की संस्था थी उससे अनुरोध किया, तो 1 लाख रुपए उन्होंने दिए और 1.5 लाख हमारे हुए, तो इस तरह 2.5 लाख हमारे पास हो गया था। इसके बाद आप तो हमने उन 2.5 लाख से 200 किट बनाए। 200 किट माने कि वो बैग जो थे वो हम होलसेलर के यहाँ गए, ऑर्डर दे के बनाए, कंबलें दी, किताब वाले के हम खुद गए, हर चीज़ हमने होलसेलर से खरीदी। तो उससे हमें सस्ती और अच्छी पड़ी और हमने देख देख के ली। तो वो हमने 200 बच्चे जो के आपदा प्रभावित थे उन स्कूलों में जाके बांटा। लेकिन इसके बाद वहाँ पे ऊखी मठ में क्या हुआ कि वो जो माताएं थी जो वो बच्चों के साथ किट लेने आई हुई थी, उनको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा वो हो गई। मैं जिस भी इंटर कॉलेज में जाती, जिस भी प्राइमरी में बांटने के लिए अलग अलग एरियाज़ में, तो वहाँ पे हमें बड़ा वो होता। तो घर आके मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये तो भाई ऐसे, ये तो बहुत हज़ारों की संख्या में ऐसे बच्चे तो फिर ये हुआ कि भाई हम लोग एक ट्रस्ट बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने एक तो PIL दाखिल की, वो उसके माध्यम से बच्चों वो हाई कोर्ट की कि भाई ऐसे बच्चों को जो ये मातृहीन पितृहीन हो गए उनको राजीव नवोदय में दाखिला दे जाए और उनकी पढ़ाई करें। और हमने भी उस क्रम में फिर एक अपना ट्रस्ट बनाया अपने माता पिता के नाम से, तो नागनाथ पोखरी के लिए बनाया। और जो अब 2015 से लेकर अब तक 827 बच्चों को मातृहीन पितृहीन
और या केवल माताहीन पिताहीन बच्चों को 1 टाइम छात्रवृत्ति लगातार दे रहा है हर साल। और एक कंडोलिया ट्रस्ट भी बनाया है हमने पौड़ी के लिए, और उसमें भी यही था कि जो मातृहीन पितृहीन या बहुत ही मेधावी छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाए। उसको हम नवरात्र में हर साल जाते हैं और देते हैं। उसमें काफ़ी वकील भी हैं, कई टीचर्स भी जुड़ गए हैं, और इस तरह काफ़ी वो भी बढ़ता जा रहा है। और इसमें तो हमारे वाले ट्रस्ट में तो बहुत सारे लोग हैं, यही कारण है कि हम प्रतिवर्ष 100 बच्चों को दे पाते हैं। तो मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की बात, एक मुलाकात अभिनव कार्यक्रम के अंतर्गत। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं दूरदर्शन उत्तराखंड को देते रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।